एसएन मेडिकल कॉलेज में गंभीर मामला हुआ है। नशे में वहां पर इलाज कर रहे थे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। जी हां, नशे में फौजी के साथ मारपीट भी की थी इन्होंने। ईएमओ पर फौजी की बीमार पत्नी की पिटाई का भी आरोप है। सिटी मजिस्ट्रेट की जांच में ईएमओ डॉक्टर सौरभ के नशे में होने की पुष्टि हो गई। जांच में फौजी के आरोपों की पुष्टि हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने डीएम को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी खबर आगरा से। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ हैं आगरा से फोन लाइन पर। अब जब आरोपों की पुष्टि हो गई है हिमांशु, तो आगे क्या हो सकता है? जी राजेंद्र, आगे इन डॉक्टर का निलंबन हो सकता है और निलंबन लगभग तय है। ईटीवी पर जब खबर चली तब से पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है और जल्द कार्रवाई की बात भी बताई जा रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज बदनाम रहा है पिछले कई साल से। हाल ही में यहाँ जो है एक मरीज को इसलिए भर्ती करने की बात आई थी कि मरीज को भर्ती कर लीजिए चाहे मर जाए, तो इसका भी ऑडियो वायरल हुआ था। आपके संज्ञान में होगा ये मामला। और उसके बाद ये गंभीर घटना आई सामने आई है। ये रंजीत नाम है इनका, जो है रंजीत सैनिक है और ये अपनी पत्नी का इलाज कराने गए थे एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में रात में, और नशे में थे। डॉक्टर सौरभ नाम है इनका, आरोपी का डॉक्टर सौरभ। और जब इनसे बातचीत हुई, इलाज की बात हुई, तो विवाद बढ़ा और उसके बाद इन्होंने रंजीत की पत्नी के पेट में लात मार दिया था। और इस मामले के बाद मामला बहुत गंभीर हुआ और शिकायत की गई। तो सैनिक ने भी, फौजी ने भी शिकायत की थी और डॉक्टर ने अपने बचाव में शिकायत की थी। इसलिए दोनों मामला जो है कर्मचारियों अधिकारियों का था। तो ऐसे में इसकी जांच जो है सौंपी गई थी, सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनको, और सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच पूरी करके डीएम को सौंप दी है। और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि नशे की पुष्टि हुई है और मारपीट में ये दोषी पाए गए डॉक्टर सौरभ। तो अब डीएम के ऊपर पूरा मामला है। स्वास्थ्य महकमा, जो सीएमओ से मेरी बात हुई अभी, तो सीएमओ का कहना है कि डीएम की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है और डीएम की रिपोर्ट के आने के बाद ही ये तय माना जा रहा है कि इनका निलंबन होगा, क्योंकि मामला बेहद संजीदा है, बहुत ही गंभीर है। और ऐसे में जब रात के वक्त ये बर्ताव होता है जरूरत के वक्त मरीज के साथ। जी हिमांशु, बिल्कुल मामला गंभीर है और कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सबक मिले सबको, एक संदेश जाए। बहुत धन्यवाद आपका। तलाक 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 पर आज संसद में बिल पेश होने जा रहा है और इसे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद संसद में रखेंगे। बिल को जहां लेकर मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, वहीं इस्लाम के तथाकथित ठेकेदार बहुत परेशान हैं। अब तलाक 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 नहीं, कानून 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 की मार होगी। अब शौहर की ज्यादती नहीं, उसकी मनमानी नहीं, बीवी से बेरुखी नहीं, बल्कि सजा का डर सताएगा। क्योंकि एक साथ 3 तलाक के कहर से मुस्लिम महिलाओं को महफूज रखने के लिए मोदी सरकार सदन में बिल पेश करने जा रही है। ये अब एलिगेशन लगाना कि भाई और वापस पुनः सुना जाना चाहिए, उसका कोई औचित्य नहीं है। सुन करके भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ में सरकार कोई तय कर नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को ही फॉलो कर सकती हैं और उस वर्डिक्ट को फॉलो करके अगर कानून बनाती हैं तो हमारे मुस्लिम महिलाएं, हमारी बेटियां, उन मुस्लिम बेटियां और बहनों के साथ में ये न्याय होगा। हम 3 तलाक पर आपको कानून से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि मोदी सरकार की इस पहल का मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर स्वागत किया है, जबकि धर्म के कुछ मुस्लिम ठेकेदार सरकार के कानून से कराह रहे हैं। अब जानिए 3 तलाक पर कड़ा कानून कैसा होगा। मौखिक, लिखित और मैसेज पर 3 तलाक अवैध माना जाएगा। 3 तलाक देने वाले को 3 साल की सजा और जुर्माना होगा। 3 तलाक देना गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होगा। पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। पीड़ित के लिए गुजारा भत्ता का अमाउंट मजिस्ट्रेट तय करेगा। पीड़ित अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी के लिए भी मजिस्ट्रेट से गुहार लगा सकती है। अगर बिल दोनों सदनों से पास हो गया तो अब कोई मुस्लिम महिला ट्रिपल तलाक पर आंसू नहीं बहाएगी। अब कोई भी मुस्लिम महिला अपने शौहर की ट्रिपल साजिश का शिकार नहीं होगी। अब कोई मुस्लिम महिला शौहर की बेरुखी पर बेबसी नहीं दिखाएगी, क्योंकि 3 तलाक पर यह कानून उनके लिए सुरक्षा कवच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन करने का फैसला कर लिया है। कल राहुल गांधी ने की अध्यक्षता में मीटिंग हुई इसको लेकर। आगे बढ़ते हैं, खबर मेरठ से। आज सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी मेरठ के मोयुद्दीनपुर चीनी मिल के नए प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इस नए प्लांट के शुरू होने से तकरीबन 90 गांवों के 18,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
सीएम के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई है। और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। आज खुलेगा स्वेटर के लिए टेंडर। जी हां, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को स्वेटर बांटे जाने हैं। प्रदेश में 1,54,00,000 छात्रों को स्वेटर मिलने हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ये टेंडर खोलेगा। बिना स्वेटर के मासूम कांप रहे हैं इस सर्दी में। आधा जाड़ा बीत चुका है। सवाल यह है कि आखिर स्वेटर बटेंगे कब। ईटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार जागी है। सरकार ने 25 दिसंबर तक स्वेटर बांटे जाने का वादा किया था, लेकिन आज 28 दिसंबर की तारीख और अभी तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। आज खुलेगा स्वेटर के लिए टेंडर। शैलेश अरोड़ा हमें और जानकारियां देंगे, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शैलेश, क्या होगा आज, विस्तार में बताएं। स्वेटर का जो टेंडर है वो 2 बार जो है उसकी डेट को बढ़ाया जा चुका है। एक बार ये भारत सरकार के जेम पोर्टल पर टेंडर आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस समय जो रेट मिले थे विभिन्न फर्मों से वो जो थे सरकार के मनमाफिक नहीं थे। इसके बाद एक बार फिर से 22 तारीख को इन लोगों ने जो टेंडर था उसको खोलना था, लेकिन 23 तारीख को, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ 2 ही फर्म थी सूत्रों की माने तो जो इसमें हिस्सा लेने के लिए सामने आई थी, जिसके चलते टेंडर को नहीं खोला गया और एक बार फिर से उसकी डेट को बढ़ा दिया गया था और आज 28 तारीख हो गई है, जबकि बच्चों के स्वेटर का जो टेंडर है उसको खोला जाना है। निश्चित रूप से आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने सर्दियों में बच्चों को स्वेटर देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक बच्चों को जो स्वेटर हैं वो मिल नहीं पाए हैं। जब सर्दी बीत जाएगी, ऐसे में अगर बच्चों को स्वेटर मिलते भी हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। 300 करोड़ रुपए की योजना है। गरीब छात्र जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके लिए स्वेटर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसे लेकर कुछ समय पहले बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जो है अनुपमा जायसवाल, उन्होंने ये भी कहा था जब तक बच्चों को स्वेटर नहीं मिल जाएंगे वो भी स्वेटर नहीं पहनेंगी। लेकिन इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है उन गरीब बच्चों को जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं, जो एक आस लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें स्वेटर मिलेगा। सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, स्कूलों में अभी तक छुट्टी भी घोषित नहीं हुई है। बहुत वाइटल है स्वेटर। सर्दियां पीक पर हैं इस वक्त और अभी आज फिर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। टेंडर खुलेगा, कितना समय और लगेगा, कब तक बच्चों को तक के स्वेटर पहुंचेंगे, ये बहुत चिंता की बात है। धन्यवाद आपका। तो प्रदेश में सर्दी अपने चरम पर है और इस बीच मौजूदा सरकार कंबल और अलाव की व्यवस्था करने में नाकाम दिख रही है। रिपोर्ट देखिए। सरकारी मदद को बेचैन लोग, लेकिन ठंड में ठंडे पड़े अधिकारी। क्या गर्मी में बांटे जाएंगे कंबल? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर शासन के बार बार निर्देशों का भी सूबे के जिलाधिकारियों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। सूबे में अब तक कंबल और अलाव की व्यवस्था नहीं हो सकी है। आलम यह है कि मेरठ, बागपत, इलाहाबाद, हमीरपुर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर में भी कंबलों का वितरण अब तक शुरू नहीं हो पाया। वहीं रायबरेली, कानपुर देहात, मुरादाबाद और सहारनपुर जिले में भी अब तक कंबलों का वितरण नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। हम लोग का इस बात पे विशेष बल है कि कंबल वितरण का कार्यक्रम जो है यथासंभव दिसंबर माह के अंत तक पूर्ण करा लिया जाए और जो थोड़ा बहुत बचे वह प्रथम से द्वितीय सप्ताह के अंदर पूर्ण रूप से बंटवाने का काम सुनिश्चित किया जाए। हम लोग ने ये भी निवेदन किया है सभी जिला मजिस्ट्रेटों से कि अगर किसी जिले में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी तो उसे भी हम तत्काल उपलब्ध कराएंगे। धनराशि की किसी प्रकार की कमी नहीं है। उधर राज्य सरकार ने दावा किया है कि अब तक 1,64,276 कंबल का वितरण हुआ है, जबकि 708 रैन बसेरा भी खोला गया है। साथ ही राज्य सरकार ने अब तक जिलों को 20 करोड़ यानी हर तहसील मुख्यालय को 5 लाख कंबल और 50,000 अलाव के लिए दे रही हैं। लेकिन आज भी सर्दियों में लोग सरकारी मदद को बेचैन हैं। शीतलहरी से बचाव के लिए शासन की जो नीति है उसी के अनुसार हमने सभी जिलों को तकरीबन 20 करोड़ रुपए की धनराशि जो है कंबल वितरण के लिए और अलाव की व्यवस्था के लिए हम लोग ने जिलों को नवंबर महीने में दे दिया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रत्येक जिले में प्रत्येक तहसीलवार 5 लाख रुपए कंबल वितरण के लिए और 50,000 रुपये जो है हमने अलाव के लिए अभी प्रथम किश्त के रूप में दिया है। इसके अलावा वितरण में गति आए इसके लिए हम लोग ने मुख्य सचिव महोदय की ओर से एक निर्देश किया है जिसमें कि सभी जिलों में
28-29 तारीख को दिसंबर में। वैसे राज्य सरकार ने कंबल वितरण की धीमी गति को तेज करने के लिए 28-29 दिसंबर को पूरे यूपी में अभियान चलाने का फैसला लिया है। वहीं 2-3 जनवरी को भी अभियान चलाकर वितरण के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, पारा लुढ़कता जा रहा है, लोग मुश्किलों में हैं और उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग अब तक सभी जिलों में कंबलों की टेंडरिंग भी नहीं करा पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य सरकार की तमाम प्राथमिकताओं के बावजूद कंबल की टेंडरिंग में इतनी देरी क्यों हुई, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और सरकार ने अब तक उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। जर्नलिस्ट संदीप साहब, अवनीश विद्यार्थी, ETV न्यूज, लखनऊ। स्वेटर के लिए टेंडर आज फिर से खुल रहा है, कंबल के लिए टेंडर बांटे नहीं गए हैं, किस बात का इंतजार हो रहा है। आगे बढ़ते, बड़ी खबर लखनऊ से। बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में IPS स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रमुख सचिव गृह के साथ ही यूपी और उत्तराखंड के DGP भी मौजूद रहे। बैठक में 83 IPS अधिकारियों की स्क्रीनिंग हुई। कहा जा रहा है कि 50 की उम्र पार कर चुके दागी अफसरों का कंपलसरी रिटायरमेंट होगा। IPS ऑफिसर्स की स्क्रीनिंग थी। इसमें जो रेगुलर रिक्रूट्स हैं वो लगभग 77 थे और 6 प्रोमोटी ऑफिसर्स थे, तो उनकी स्क्रीनिंग आज हुई है। कमेटी ने उसमें व्यू लिया है, अपनी रिकमेंडेशंस सक्षम अधिकारी को भेजेगी और उसके बाद में फिर फाइनल डिसीजन आएगा। कि जो कमेटी है वो फैसला करेगी, जो लोग उसके दायरे में आएंगे उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाएगा। कुल मिलाकर 83 IPS अफसरों के भाग के फैसला आज होना था, जो अब स्क्रीनिंग होगा और बाद में तय होगा कि कितने लोग इस जांच के बाद इस दायरे में आए कि उन्हें रिटायर किया जाए। कैमन मुन्ना के साथ अजीत सिंह, ETV न्यूज, लखनऊ। इधर सुल्तानपुर में पिछले बहुत अरसे से बकाया करोड़ों रुपए बिजली का बिल अदा न करने पर बिजली विभाग ने टेलीफोन महकमे की बिजली गुल कर दी। अदायगी के लिए कई बार नोटिस देने के बाद भी जब मुख्य दूरभाष केंद्र के लापरवाह अधिकारियों ने बकाया अदा नहीं किया, तब बिजली महकमे ने विभाग का कनेक्शन काट दिया। सुल्तानपुर और अमेठी दोनों जिलों की संचार व्यवस्था फेल होने से घबराए दूरसंचार महाप्रबंधक ने जिलाधिकारी से 1 महीने का समय देते हुए बिजली बहाल करने की गुजारिश की है। बताएं आपको कि साल 2013 से अब तक टेलीफोन विभाग का करीब 1.25 करोड़ रुपया बकाया है। खबर कानपुर से है। वहां पर पुलिस से मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी गोली लगने से जख्मी हो गया। गोली अपराधी के पैर में लगी, उसे इलाज के लिए हेलेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। आपको बताएं कि कल्याणपुर थाना इलाके के रावतपुर में शातिर अपराधी विक्की, साहिल और रॉकी ने एक युवक को लूट लिया था। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ हुए सुलूक से दोनों देशों के बीच सियासी माहौल गर्म है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर बरेली से है। वहां पर एक परिवार ने पाकिस्तान से बेटी लाकर मोहब्बत का पैगाम दिया है, देखिए। बंटवारा हुआ, 2 मुल्क बने, मगर कमजोर नहीं हुए मोहब्बत के रिश्ते। क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, मोहब्बत का ये पैगाम देश दुनिया के नाम। साल 1947 दुनिया की निगाहें एक बड़े बंटवारे पर थी और एक बड़ा देश 2 हिस्सों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। मगर नहीं हो सका तो वो है दिलों का बंटवारा, मोहब्बत का बंटवारा। 1947 में दोनों देशों के बीच खींची गई दीवार रिश्तों को नहीं रोक सकी और शादी कर हिंदुस्तान आ गई पाकिस्तान की बेटी हफ्जा। अपना वतन छोड़ हिंदुस्तान आई हफ्जा नई जगहों को काफी पसंद कर रही हैं। अच्छा है, It's kind of लाहौर जैसा ही है, लेकिन हमने सुना कि लाहौर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कहते हैं जिन लाहौर नहीं देखी है वो जन्मियाँ ही नहीं। ये तो है। पंजाबी में जवाब पंजाबी तो बोलनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने खाने खाए, खाने में क्या फ़र्क लगा आपको? खानों में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंस है जी। कपड़ों में फ़र्क है? वेयरिंग में फ़र्क है जी। साड़ी पहनी आपने? नहीं, पहनने का शौक है साड़ी? नहीं। पाकिस्तान से शादी कर हिंदुस्तान की सरजमी पर आई हफ्जा इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी सुहेल अख्तर की बेटी है, जिसकी शादी बरेली में रहने वाले वसीम के बेटे मोहम्मद अली शान वसीम से हुई है। विदाई के समय बाघा बॉर्डर पर दोनों मुल्कों की फौज के सामने दोनों परिवारों ने एक दूसरे का बेहद गर्मजोशी से खैर मकदम किया।
वहीं हफ्जा के साथ शादी कर पाकिस्तान से लौटे मोहम्मद अलीशान भी बेहद खुश दिख रहे हैं और अपनी बेगम को हिंदुस्तान घुमाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी आए हुए इनको 2 ही दिन हुए, तो देखिए जहाँ जहाँ मौका मिलता है लेके जाएंगे। अच्छा लगा, लोगों से प्यार मिला, वहाँ के लोगों ने अप्रिशिएट किया, हर जगह से तारीफ ही हुई। रस्म के मुताबिक दुल्हन हफ्जा के साथ डोल चढ़ीन बनकर उनकी नानी कनीज फातिमा हिंदुस्तान आई हैं, जो यहाँ के लोगों के व्यवहार से बेहद खुश हैं। नहीं, इन्होंने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया हमारा, बहुत दिल से इन्होंने हमें सारा कुछ किया, बहुत अच्छा लगा। इनका थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन इतना कोई ज़्यादा नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खुशी हुई सबसे मिलके, रिलेटिव से, नेबर्स से, फ्रेंड्स से, सबसे बहुत अच्छी तरह उन्होंने नवासी मेरी को भी बहुत प्यार दिया। इन जो वक्फे मेरी शादी से और मंगनी और शादी के दरमियान जो हुआ, बहुत अच्छी तरह इन्होंने हम लोगों को बहुत रिगार्ड किया। हम लोगों ने हिंदुस्तान के बारे में क्या कहेंगे? आने के बाद कैसा लगा? पहली बार आई हैं आप? अभी तो मैं इधर ही आई हूँ, अभी कुछ और देखूंगी तो पता चलेगा। शहर कैसा लगा बरेली? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल हमारे जो लाहौर का अंदरून शहर है उससे मिलता जुलता है इनका ये एरिया जिसमें ये रह रहे हैं। सियासत की बात ना करें तो दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आती है। इसी का जीता जागता उदाहरण है ये शादी, जो गवाह है कि भले ही मुल्क तो बढ़ गए मगर रिश्ते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। एक पॉजिटिव न्यूज़ हमने आपको दी और अब पॉजिटिव इंडिया की बात भी कर लेते हैं। गाजीपुर में इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप पाठक का कहना है कि सरकार ने इस साल कई तरह के सकारात्मक बदलाव किए। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया कि जीएसटी से जहां हमारी कर की व्यवस्था विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से विकेंद्रित थी, उसको केंद्रीकरण किया गया, एक कर लगाया गया, जिससे कि व्यापारियों को व्यापार करने में एक सुविधा का माहौल बना, भ्रम की स्थिति खत्म हुई और टैक्सेशन सिस्टम बड़ा आराम से हुआ। एक वर्तमान में यह था कि अब तक हर आदमी डरा हुआ था कि भय से आक्रांत था, कानून व्यवस्था का शासन हुआ। सरकारी कार्यालयों में भी ये भय व्याप्त हुआ कर्मचारियों में कि नहीं, अब हमको काम करना है। कार्य संस्कृति का वर्तमान सरकार ने जो प्रारूप तय किया, एक कार्य संस्कृति का निर्माण हुआ और अब हर लोग मिलके, जनमानस मिलके जो है कार्य करने की तरफ अग्रसरित हैं। इसी तरह सरकार का कौशल विकास मिशन है, जिसमें स्वरोजगार योजना की बात चल रही है। विभिन्न तरीके से लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वह खुद जो है सक्षम बने व्यापार करने के लिए, अपना उद्योग लगाने के लिए, स्टार्टअप के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से। तो ये सरकार जो ये मूलतः देखा जाए तो यह परिवर्तन का वर्ष रहा।